पिछले 10 दिन से ही मुंबई शहर बारिश में डूबा हुआ था। जहां देखो वहां झमाझम बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक छोटी सी चौल जहां पर राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा का पति सुरेश रिक्शा चलाता था और थोड़ी बहुत मजदूरी करके घर का गुजारा भी कर लेता था। राधा भी घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी, पर जहां वो काम करती थी वो घर बहुत दूर थे, जहां उसे बस से आना जाना पड़ता था। बारिश की वजह से राधा का काम तो बंद हो ही गया, साथ ही सुरेश का रिक्शा कीचड़ में फंसने की वजह से काफी हद तक टूट गया था। अब जब रिक्शा ठीक होता, बारिश रुकती, तभी तो सुरेश रिक्शा चलाने जाता। मुसीबत की इस घड़ी में घर में उदासी छाई हुई थी। दादी बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो ना। दादी, मम्मी कहाँ गई है? सुबह से वापस नहीं लौटी। माँ राधा कहाँ गई है? कुछ बताकर नहीं गई क्या? बोल रही थी लाला से राशन लेने जा रही हूँ, थोड़े पैसे रखे थे, सोच रही थी उन पैसों से थोड़ा राशन ले आएगी। तभी राधा आ जाती है। राधा बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसकी साड़ी पर कीचड़ लगा था। बस एक हाथ में उसने डबल रोटी का पैकेट पकड़ा हुआ था जो बारिश में भीग गया था और उसमें बारिश का पानी भर गया था। दादी, मम्मी आ गई। मम्मी क्या लाई हो? बहुत तेज भूख लग रही थी। राधा, तू राशन नहीं लाई? नहीं माँ जी, लाला ने राशन नहीं दिया। जो पैसे मैंने उसको दिए थे उसने वो पिछले उधार के कहकर ले लिए। बड़ी मुश्किल से बार बार कहने पर ये 10 रुपए वाली एक डबल रोटी ही दी, पर बारिश तेज थी तो ये भी गीली हो गई। मैं तवे पर सेक देती हूँ, ज्यादा पानी अंदर गया नहीं होगा। कैसा बेशरम है ये लाला, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते ये लोग। कुछ दिन रुक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता? बताओ तो, जो थोड़े बहुत पैसे तू लेकर गई वो भी ले लिए उसने। मुसीबत के समय बहुत कम लोग होते हैं जो काम आते हैं, और ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान धरती पर भेजते हैं। पता नहीं हमें ऐसा कोई फरिश्ता कब मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। माँ, ये सब किताबें और कहानियों में होता है। रिक्शा बाहर टूटा पड़ा है, लाला उधार नहीं दे रहा। किसी से मदद मांगने भी जाऊंगा तो कोई मदद नहीं करने वाला। कहाँ काम ढूंढूं? बारिश रुकी तो रिक्शा जुड़वाने के लिए जाऊं, कहीं मजदूरी करने जाऊं, पर मजदूरी भी कैसे करूं? पानी सड़कों पर भरा हुआ है, हर कोई अपनी दुकान बंद करके बैठा है। कहीं भी मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। सुबह से 4 चक्कर लगा चुका हूँ। चिंता मत कर मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रख, वो सब ठीक करेंगे। अगली सुबह राधा जल्दी उठ गई। वो बहुत चिंता में थी। वो घर से काम की तलाश में जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया। राधा, क्या हुआ बहू? तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे काम ढूंढने के लिए जाना ही होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे भी कुछ न कुछ खाने को मांग रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं रखा। देखो बहू, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुरेश अभी दवाई लेकर सोया है, बच्चे भी खेल रहे हैं। तू और मैं चलते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। राधा और उसकी सास बिमला काम की तलाश में निकल पड़ती है। बारिश तेज हो रही थी, साथ ही सड़कें पानी और कीचड़ से भरी हुई थी। चलते चलते अचानक बिमला कीचड़ में फिसल जाती है। उसकी सारी साड़ी खराब हो जाती है, शरीर और चेहरे पर भी कीचड़ लग गया था। राधा ये देखकर घबरा जाती है। अचानक एक कार उनके पास में आकर रुकती है। उसमें से एक सज्जन व्यक्ति जो थोड़े बुजुर्ग थे बाहर निकलते हैं। अरे अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? मैंने देखा अचानक से आप कीचड़ में फिसल गए। हाँ हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कीचड़ में गड्ढा था, तभी पैर फिसल गया। बारिश में ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। मैं आप दोनों को गाड़ी में घर तक छोड़ देता हूँ। आओ बेटा, माताजी को लेकर गाड़ी में आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अंकल, हमें घर तक छोड़ देंगे? भाई साहब, कीचड़ से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। कैसी बातें करती हैं बहन जी? गाड़ी की कीमत किसी व्यक्ति से अधिक थोड़ी है, और इस हालत में आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। उस व्यक्ति के कहने पर राधा और उसकी सास गाड़ी में बैठ जाते हैं। राधा और उसकी सास की बातें वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बहू, अब क्या करेंगे? मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी हुई। हम दोनों घर से काम की तलाश में निकले थे और देखो मैं कीचड़ में गिर गई और हम कहीं काम भी नहीं ढूंढ पाए। अब घर में चूल्हा कैसे चलेगा? सुरेश की दवाई भी तो लानी होगी तुम्हें। हे भगवान, हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? माँ जी, अब तो वैसे भी शाम होने वाली है। इस टाइम दोबारा कोई काम भी जाऊंगी ढूंढने तो वो भी नहीं मिलेगा। आज रात भी हमें भूखा ही सोना होगा। मोहनलाल नाम का वो व्यक्ति अब तक सब कुछ समझ चुका था। जब उसने राधा और उसकी सास को चौल में छोड़ा तो वो दंग रह गया कि राधा और उसकी सास बहुत गरीब हैं और एक टूटी हुई झोपड़पट्टी में रहती हैं। बहन जी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं।
वैसे तो मेरे साथ बहुत लोग काम करते हैं, पर पूड़ी आलू बनाने के लिए कोई अच्छा कारीगर नहीं मिल रहा। क्या आप दोनों पूड़ी आलू बना सकते हो? बारिश की वजह से कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है। आप तो जानते ही हो, बारिश की वजह से बहुत परेशानियां चल रही हैं। लोग जगह जगह भंडारे करवा रहे हैं, इसीलिए मेरी कंपनी ऑर्डर पर खाना बनाकर भेजती है। मुझे भंडारे में बनाने के लिए रोजाना पूड़ी आलू बनवाने हैं। आप दोनों को काम मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, माँ जी और मैं पूड़ी आलू बना देंगे। हम तो वैसे भी काम ढूंढ रहे थे, अगर आप काम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं आपको ये एड्रेस दे रहा हूँ, आप यहाँ पहुँच जाना और वहाँ आपको और भी कारीगर मिल जाएंगे, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। राधा और उसकी सास की थोड़ी चिंता दूर हो गई थी, अब उन्हें काम मिल गया था। राधा और बिमला दोनों मोहनलाल के बताए हुए पते पर पहुंचती हैं। राधा और उसकी सास बहुत ही बढ़िया आलू पूड़ी बनाकर तैयार करती हैं। उन दोनों के हाथ के बने हुए पूड़ी आलू सबको बहुत पसंद आए थे। मोहनलाल उन्हें मेहनत के पैसे देता है। देखिए बहन जी, आप दोनों ने बहुत मेहनत से आलू पूड़ी बनाए। मुझे आप दोनों का काम बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने सोचा है कि जो भी खाना बनाने का काम आएगा उसमें आलू पूड़ी आप दोनों ही बनाएंगे। और अब आप दोनों चिंता मत करो, आप दोनों का काम सही हो जाएगा। और हाँ, सुरेश को बोलना, उसके लिए भी मेरे पास बहुत काम है, मैं उसे भी काम पर लगा लूंगा। आप तीनों मिलकर काम करना, फिर धीरे धीरे आपकी सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। राधा और बिमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके साथ साथ सुरेश भी काम पर लग जाता है। मोहनलाल जी, आज तक मैं यही सोचता था कि भगवान के द्वारा भेजे फरिश्ते किस्से और कहानियों में होते हैं, पर आपके रूप में आज साक्षात हमने फरिश्ते को देखा है। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ ही राधा और बिमला भी रो पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, सब भगवान ही करते हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं तो धरती पर बस अपना कर्म कर रहा हूँ। बस मेहनत करो, देखना भगवान तुम्हें और भी ऊंचाइयां देंगे। जीते रहो बेटा। उसके बाद से राधा और बिमला ने मोहनलाल के पास पूड़ी आलू बनाने का काम संभाल लिया और सुरेश भी मोहनलाल के पास काम पर लग गया। मेहनत का फल उन्हें मिल गया। कहते हैं, जब व्यक्ति में कुछ करने का दृढ़ निश्चय हो तो मौसम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले ही गर्मी, सर्दी या फिर भयंकर बारिश ही क्यों ना हो। एक बार की बात है, किशनपुर गांव में महेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रमा, 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने के बेटे बिट्टू के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महेश। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता लगा, वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। महेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था, साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए, कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही 10 रुपए का पुराना नोट ही मिला। 10 रुपए ही है जेब में, क्या करूं मैं? हम मियाँ बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी पिंकी कब तक भूखी रहेगी?
अगर मैं उसके लिए पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बिट्टू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। पिंकी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो वो भागते हुए महेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। महेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर महेश के हाथ में कागज में लिपटे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे रे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और पकोड़ा पार्टी करने के लिए पैसे। चलो निकलो यहाँ से, मक्कार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। महेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो तो निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं रमा, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठा वो सड़क पर निकल गए और तभी एक बार फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी। रमा अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, हम गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा पिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रमा ने झट से अपनी गोद से बिट्टू को उतारकर महेश के हाथ में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पिंकी के सिर पर बांध दिया। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है। रो मत मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल। सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक और महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। महेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बारिश नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया था। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। रमा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश ने पिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा, पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका और पिंकी पल में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? पिंकी, आए मेरी बच्ची। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज महेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था।
और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या हम गरीबों पर? पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया और फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोल कर सुन ले तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। वे उस बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वे पुकार अनसुनी हो रही थी। रमा, रमा, बिट्टू। लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं दिखी थी। तभी तो वो पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रमा, लेकिन इसने हमसे हमारी पिंकी को छीन लिया, हमसे छीन लिया रमा। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा, बाबा, क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश और रमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी राहत कार्य वाले बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले को देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीना वो लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दे दिया।